हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ के एक और नए यूट्यूब वीडियो में, जहाँ पे हम आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं फॉर मोर कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़, मोर कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस। और हम ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वीडियो शुरू करें। मेरा नाम है रॉबिन और मेरे को पिछले कुछ 14 सालों का एक्सपीरियंस है, 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन क्लास 9th एंड 10th साइंस एंड एसएसटी और आईपी एंड सीएस। और मैं ही हूँ जो आप लोगों को 10th क्लास की एसएसटी की सारी वीडियोस में दिखूंगा और सारी कॉन्सेप्चुअल आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूँगा। हम लोग मनी एंड क्रेडिट के ही और मनी एंड बैंकिंग की ही वीडियो कर रहे थे, चैप्टर कर रहे थे, और ये उस सीरीज़ की 6th वीडियो है, आई थिंक सो। तो शुरू करें इस चैप्टर को। बारे में पढ़ लिया, बैंक के मेजर फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं बैंक के मेजर टाइप्स के डिपॉजिट्स। तो बैंक के पास दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म या टर्म डिपॉजिट, टाइम या टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स विड्रॉएबल होते हैं, किसी भी टाइम पे आप अपनी डिमांड पे इसको विड्रॉल कर सकते हो। इसके अंदर डिपॉजिट होते हैं जो होते हैं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। जबकि टाइम और टर्म डिपॉजिट जो होते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे होते हैं। इसके अंदर डिपॉजिट आते हैं फिक्स डिपॉजिट या आरडी, जिसको हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। अब इन दोनों पे अलग अलग टाइप ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है 7.25 से 7.7 पे, और आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली हाई होता है, 10% या 9% होता है। आई डोंट रिमेंबर, इट डिपेंड्स अपॉन दी आरबीआई के वो इनको क्या कहता है और इनके आरबीआई की क्या इंस्ट्रक्शंस है। सेविंग्स बैंक और करंट अकाउंट के ऊपर अलग अलग टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। सेविंग्स बैंक होता है 7.25, कभी 6% भी होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस, जैसे मैंने बताया कि ये आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और किन बेसिस पे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पे लगाया जा रहा है। उसके बाद 4 मेजर टाइप्स के डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, डिपॉजिट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, विड्रॉल पे इंटरेस्ट पे नहीं करता है बैंक ऑन डिपॉजिट। और मिनिमम पर जो मेन पर्पस है इसका ओपन करने का, इस अकाउंट का, वो ये है कि ये सेफ्टी देता है टू कस्टमर्स कैश। उसके अलावा ये बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशन ओपन करती हैं, जो कंपनी अपने नाम पे अकाउंट ओपन करती है, वो करंट अकाउंट ओपन करती है। उसके बाद आता है आप लोगों का सेविंग्स अकाउंट। व्हाट इज सेविंग्स अकाउंट? सेविंग्स अकाउंट जो है वो होता है आप लोगों का जो एक पर्सन का अपना पर्सनल अकाउंट होता है, जो अपने पर्सनली वो बैंक पे जाके कोई भी नॉर्मल इंसान जाके खोलता है, तो वो सेविंग्स अकाउंट होता है। सेम चीज, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डिपॉजिट पे, विड्रॉल पॉसिबल है कभी भी। लॉ रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 3 से 4 लिखा है, पर अभी तक देखा गया कि 6% भी क्या है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक पे करता है। मेन पर्पज इसका होता है अकाउंट का कि सेविंग्स और लोगों की अनसर्टेन अर्जेंसीज को मीट करने के लिए, और स्मॉल बिजनेसमैन और लोग जिनकी कमिंग कम होती है वो इस अकाउंट को ओपन करते हैं। अगला होता है आरडी अकाउंट, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट कहते हैं। इसमें फिक्स अमाउंट डिपॉजिट होता है और फिक्स इंटरवल पे ही होता है। विड्रॉल सिर्फ मैच्योरिटी पे मिलेगा। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसका जो बैंक पे करता है। मेन पर्पस इसका होता है सेविंग्स करना, कैपिटल फॉर्मेशन करना, और लोग जिनकी रेगुलर इनकम होती है वो यूजुअली ऐसा अकाउंट ओपन करते हैं अपने बैंक्स में। लास्ट एंड द लीस्ट फोर्थ मेजर अकाउंट जो है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, जिसमें फिक्स अमाउंट ही आप डिपॉजिट कराते हो फिक्स पीरियड के लिए, विड्रॉल मैच्योरिटी पे होता है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और मेन पर्पस इसका होता है कि इंटरेस्ट अर्न करना और कुछ अमाउंट को फ्यूचर के लिए सेव करना। लोग जिनके पास कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होता वो अक्सर इसी में ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनकी फ्यूचर नीड्स को पूरा करवाया जा सके। डिमांड डिपॉजिट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब डिमांड डिपॉजिट को डीडी कहते हैं। अक्सर ये चेक की जगह पे यूज होते हैं। और डीडी क्या होता है वो आपको एक फोटो अभी ऊपर पोस्ट हो जाएगी। ये डीडी जो होते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ही इशू होते हैं, और ये वो अपने बैंक में जाके जमा कराते हैं और उनके नाम पे ही इशू होकर निकलते हैं। वैसे हम डीडी के अंदर जो है चेक भी यूज कर सकते हैं, एटीएम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर डिमांड डिपॉजिट्स, आप इसको कभी भी निकाल सकते हो। ये यूज करे जा रहे हैं पेमेंट करने के लिए या परचेज करने के लिए किसी भी टाइम। इनकी परचेजिंग पावर होती है, कोई भी एनीथिंग हैविंग परचेजिंग पावर इज मनी। वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर परचेजिंग पावर है, कोई भी चीज़ दे के आप अगर परचेज कर पा रहे हो तो उसको हम मनी कहते हैं, और इसीलिए इनको डिमांड डिपॉजिट्स को मनी कहा जाता है।
अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या है, अभी मैंने ऊपर बोला, वो कोई भी चीज जिसके अंदर परचेजिंग पावर होती है वो मनी होता है। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर भी परचेजिंग पावर है, तो वो भी मनी है। तो इसीलिए मनी हमेशा किसके इक्वल होगा, परचेजिंग पावर के। और डिमांड डिपॉजिट किसके इक्वल होंगे, परचेजिंग पावर के, यानी कि डिमांड डिपॉजिट भी इसके इक्वल हो गया, मनी के। तो अप्रोक्सीमेटली ये सब चीज़ें आपकी मनी के इक्वल ही हैं, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट, कुछ भी चीज़ आप पैसा, कुछ भी चीज़ आप परचेज करने के लिए यूज़ कर रहे हो जिसकी मार्केट में कुछ वैल्यू है या वो कुछ वैल्यू रखता है लाइफ में, तो वो आप लोगों का मनी ही होगा, वो मनी के इक्विवेलेंट बन जाएगा। चाहे वो आपका प्लास्टिक मनी है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, चाहे वो आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आप बिटकॉइंस यूज़ कर रहे हो, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू मनी, क्योंकि उनकी एक परचेजिंग पावर होती है। नाउ व्हाट इज चेक। चेक क्या होता है, तो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो डिपॉजिटर ऑर्डर दे बैंक को बोलता है कि वो पे करे एक सर्टेन अमाउंट उसके लिए या उसके बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को। ये एक चेक की फोटो है, अप्रोक्स मेरे को पता है ये क्लियर नहीं है बट कोई बात नहीं, ऊपर आपको यहाँ पे चेक की, अभी मेरे आगे ही यहाँ पे आपको चेक की एक फोटो क्लियर हो जाएगी, तो मैं आपको चेक के बारे में बता देता हूँ। ऊपर आपके बैंक का नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसके बाद आप लोगों का लिखा होता है कि अगर अकाउंट पे ये तो डबल लाइन लगानी है, यहाँ पे डेट होती है, ठीक है, डेट के साथ आपको कंपनी या जिस बंदे को इशू करना है उसका नाम लिखना होता है पे। फिर रुपीज के आगे आपको लिखना है कितना अमाउंट आपने पे करना है, फॉर एग्जांपल 1 लाख पे करना है तो पूरा लिखना पड़ेगा 1 लाख ओनली। ओनली लिखना जरूरी है, ओनली नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि सामने वाले को अगर मिल जाए तो वो 1 लाख के बाद 20,000 लिख दे और एक जीरो, और जो जीरो था उसको 20 कर दे, है ना। तो अगर ऐसा करेगा तो आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकल जाएगा, इसीलिए ओनली लिखा जाता है, क्योंकि चेक्स पे कभी भी ओवर राइटिंग नहीं होती। उसके बाद नीचे अकाउंट नंबर पे आपका अकाउंट नंबर होता है, कौन से बैंक है वो लिखा होगा, और उसके नीचे बैंक की डिटेल्स होती हैं कि कौन सा बैंक है। बैंक की डिटेल्स यानी बैंक कहाँ का है, बैंक का IFSC कोड क्या था, बैंक का ब्रांच कोड क्या था, वो सब चीज़ें नीचे लिखी होती है। उसके नीचे जो इन्वर्टेड कोमा में 6 नंबर लिखे होते हैं वो चेक नंबर होते हैं, और उसके आगे बैंक के रेफरेंस नंबर होते हैं, और उसके ऊपर जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है उस पर आप लोगों को साइन करना होता है। और अगर आपका करंट अकाउंट का है तो आपको स्टैंप लगानी होती है आपकी फर्म की या आपकी कंपनी की, टू शो कि आपने करंट अकाउंट से पेमेंट करी है। तो ये होता है चेक, और इसके थ्रू ऐसे पेमेंट करी जाती है। आप लोगों को आई होप सो कि चेक की पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चेक के फीचर्स क्या होते हैं। चेक एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप लोग एक फॉर्म प्रोवाइड, जो बैंक एक फॉर्म प्रोवाइड करता है, अब ये रिटर्न कराया जाता है बाय डिपॉजिटर टू हिज बैंक, और एक कैरी करता है ऑर्डर टू पे, कि हम किसी को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने वाले हैं हमारे डिपॉजिट से। और ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। कौन सा मनी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। क्यों, क्योंकि ये पेमेंट यूज करने के लिए यूज करा जाता है, इसमें हमने कैश नहीं दिया, इसमें हमने जेब से कुछ नोट नहीं निकाले, कुछ सिक्के नहीं खनकाए, कुछ नहीं दिया, हमने जेब से सिर्फ एक कागज का टुकड़ा निकाला जिसको चेक कहा गया, और वो मैंने आपको दे दिया और आपने उसकी पेमेंट ले ली। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ चेक क्या होते हैं, सिग्नेचर एक उसका एसेंशियल कंपोनेंट है, आपका नाम कि भैया कौन सा बंदा कौन सा पे कर रहा है, दोनों अमाउंट जो है वो दोनों नंबर्स और नेम लेटर्स में दिखा जाएगा, कौन सी डेट को वो चेक बना है वो, अकाउंट नंबर ऑफ द डिपॉजिटर, ये सब चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती है, तभी एक चेक वैलिडेटेड होगा और एक चेक वैलिडेटेड होकर चलेगा। हाँ, और एक और बात, सेल्फ का चेक है तो अकाउंट पे के लिए ऊपर ऐसे 2 लाइनें मत मार देना, फिर वो अकाउंट पे ही हो जाएगा। सेल्फ के चेक में 2 लाइनें नहीं लगती, उस पर लिखा जाता है सेल्फ, बस, और कुछ नहीं होता। अब डिफरेंट मॉडर्न फॉर्म ऑफ पेमेंट कौन सी है, वही जो मैं अभी बोल रहा था, कार्ड मनी या प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स, पोस्टपेड कार्ड्स, वही कितने सारे कार्ड आ गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, पोस्टपेड कार्ड्स, चारों अलग कार्ड। डेबिट कार्ड आपके अकाउंट से रिलेटेड होता है, आपके अकाउंट में जितना पैसा है डेबिट कार्ड बस उतनी ही पेमेंट करेगा, वो बाउंस नहीं, वो आपको ओवरड्राफ्ट नहीं करवा सकता। क्रेडिट कार्ड, बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है, क्रेडिट लिमिट यानी कि आपको उधार की एक लिमिट देता है कि आप लोगों के पास एक लिमिट है, आप इतनी लिमिट तक का पैसा खर्च कर सकते हो हमारे से लेके, पर शर्त है
आपको 1 महीना दिया जाएगा या 45 दिन दिए जाएंगे। 45 दिन में आपको वो कार्ड के अंदर जितना पैसा भी आपने यूज़ करा है, जो हमने लिमिट दी थी, वो पैसा आपको 45 दिन में हमें वापस करना है। कर दोगे ना? करना ही पड़ेगा। तीसरा होता है प्रीपेड कार्ड। नो, व्हाट इज प्रीपेड कार्ड? प्रीपेड कार्ड के अंदर इस समवन लाइक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दोनों का मिक्सचर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग एक अमाउंट उस पर ऑलरेडी लोड कर देते हो, और फिर जब लोड करने के बाद वो प्रीपेड कार्ड को आप यूज़ करते हो, तो वो प्रीपेड कार्ड सिर्फ उतनी अमाउंट तक का चलता है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो कार्ड, वो एक प्रीपेड कार्ड है। आपने 100 रुपये का रिचार्ज करवाया और 100 रुपये के रिचार्ज में चलेगा, तो वो प्रीपेड कार्ड हो गया। नो, व्हाट इज पोस्ट पेड कार्ड? अब पोस्ट पेड कार्ड क्या होता है? वो भी एक कार्ड क्रेडिट लिमिट के लिए ही होते हैं, बट वो एफडी बैक्ड होते हैं। उसके लिए आपको एक एफडी बनानी पड़ती है गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी। फिर वो बैंक आपकी सिक्योरिटी को यूटिलाइज करता है वो क्रेडिट कार्ड ही, पर लिमिट उसकी 10,000 है। आपने बैंक को ऑलरेडी 10,000 दे रखे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने उसकी वैल्यू नहीं पे करनी। आपको हर महीने जो कार्ड आप यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू तो पे करनी है। अब सपोज करो कि आपने आज बोला कि मुझे वो पोस्टपेड कार्ड नहीं चाहिए, तो पता क्या होगा? बैंक बोलेगा ठीक है, आप वो कार्ड वापस ले लो। अब मैं आपको वो कार्ड ले लेते हैं, बैंक आपसे वो कार्ड ले लेगा, और फिर बैंक आपको आपकी एफडी का जो पैसा प्लस मैच्योरिटी का जो पैसा वो आपको पे कर देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैच्योरिटी भी पे कर दिया, एफडी का पैसा भी पे कर दिया, और सब कुछ कर लिया। अरे पर वो 10,000 के बदले में बैंक ने आपसे लिए कितने, ये तो सोचो। बैंक ने आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया। बैंक ने आपसे बार बार, अगर वो 10,000 का आपने एक बारी कार्ड बनवाया था और 10 महीने के लिए आपने चलाया, जिसमें आपने हर महीने उसमें से 2,000 की शॉपिंग करी, बैंक के आप पोटेंशियल गाहक बन गए, आपने बैंक को फ्री का 2,000 दे दिया सिर्फ 10,000 रखवा के हर महीने, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 20,000। समझ आया? तो ये ऐसे बैंक आपसे पैसा कमाते हैं। तो ये सारे के सारे प्लास्टिक मनी होती है। डिजिटल कैश जो नेट बैंकिंग और यूपीआई आप लोग यूज कर रहे हो। बैंक मनी, ये चेक डिपॉजिट, चेक अभी हमने ऊपर बड़ा डिमांड ड्राफ्ट यूज करने शुरू करे, बैंकर्स चेक हो गया, ये सारे के सारे बैंक मनी होता है। और क्रेडिट तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट एक अरेंजमेंट होता है जिसमें जो बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है, पैसे को पूरा करता है और रिसोर्सेज को पूरा करता है विद द प्रॉमिस टू रीपे इन द फ्यूचर, कि आप उनको पैसे को फ्यूचर में पे करोगे। तो क्रेडिट कुछ नहीं है, क्रेडिट बस एक प्रॉमिस टू पे है इन द फ्यूचर। ए ने बैंक से पैसा लिया, प्रॉमिस करा, बी को दिया, बी ने फिर वापस करा, फिर वो ए को मिला। दिस इज अ सर्कल विच इज गोइंग ऑन। और इसी चीज से आपका पूरा का पूरा पैसा मार्केट में घूमता रहता है। मतलब ये एक प्रॉमिस है कि बस हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको पैसा पे करेंगे, और हम हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। बैंक वो इंस्टॉलमेंट हमसे लेता है, इकट्ठी करता है, फिर आगे किसी और को दे देता है, फिर उससे प्रॉमिस लेता है पे करने का, फिर उससे इंस्टॉलमेंट लेता है, फिर इकट्ठी करता है, और फिर आगे किसी को दे देता है। ये एक सर्कल है जो चलता ही जाता है और ये चलता ही जाएगा, ताकि बैंक इससे पैसा कमाता रहे, और इसको हम क्रेडिट कहते हैं। रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट। क्रेडिट प्रॉपर यूज है एक्सेस मनी का ऑफ द डिपॉजिटर, जो कि चैनलाइज कराया जाता है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इस तरीके से मैक्सिमाइज करते हैं कंट्रीज की वर्थ को। ये एनेबल करता है बोरोवर को कि ये इन्वेस्ट करे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जो उनके पास अवेलेबल है, मैक्सिमाइज करे यूज ऑफ रिसोर्सेज को बाय प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल, और ये लोगों को, ये लेंडर्स को हेल्प करता है इंटरेस्ट अर्न करने में फ्रॉम देयर सेविंग्स। लैंडिंग का नाम सुने? लैंडिंग ऐप आती है P2P, पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन होती है। उसमें क्या होता है, लोग आपस में मिलकर 200, 300, 400, 500 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उनके पास एक अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, फिर वो उस अमाउंट को जिसको नीड होती है उसको आगे वो डिपॉजिट करवा देते हैं। वो बंदा वो डिपॉजिट ले लेता है और वो एग्री करता है कि मैं उसको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बंदा लैंडिंग को पे कर रहा है। लैंडिंग आगे जिन बंदों ने वो पैसे इन्वेस्ट करे थे, जिनके पैसे उन्होंने यूज करे थे, उनको कुछ फ्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट उनके पैसों के हिसाब से दे देती है, और बदले में जो छोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बचता है वो लैंडिंग वालों की कमाई होती है। तो यही फंक्शन बैंक बार बार करता है। पर क्रेडिट लेना आसान नहीं है। क्रेडिट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। देखो, पहला होता है इसके डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, हर बैंक की अलग कंडीशन है। अब तो नॉर्मल हो चुके, सिविल अथॉरिटी आने के बाद से हर किसी को सिविल स्कोर मेंटेन करना है अबव 700, और वो आप लोगों को बैंक में लोन दे देते हैं।
अब वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा क्रेडिट वर्दी हो ना। जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा आप क्रेडिट आपको बैंक दे सकेगा। उनको पता है कि हाँ आप उनको पैसा वापस कर सकते हो। दूसरा, सॉरी, जितना कम आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही कम क्रेडिट वर्दी हो, उतना ही बैंक को खतरा लगेगा और उतना ही ज़्यादा बैंक आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो एक ही बारे में आपसे साल का इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है, देख के कि भाई पता लगे बंदे ने एक इंस्टॉलमेंट के बाद उसी पे ही ना करे। तो ये भी चीज़ है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या आता है? पहला आता है रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा होता है मोड ऑफ रीपेमेंट। चौथा होता है कोलेक्ट्रल। और लास्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। अब सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? देखो, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट दो होते हैं, मतलब काफ़ी होते हैं। बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, ये सारे के सारे आप लोगों के जो है सोर्स ऑफ क्रेडिट है के लिए। पर ये बैंक नहीं है, ये आप समझ लो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पैसा देने के लिए बनी है। फॉर एग्जांपल बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा लेने के, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाते हैं ना, बजाज वालों के पास ईएमआई बनवाने के लिए, एनबीएफसी, आप उनके पास जाते हो ना कि हमें पर्सनल लोन चाहिए बजाज वालों के पास, वो एनबीएफआई का ही काम है। ये बैंक नहीं है, यहाँ से पैसा लेते नहीं है, बस सिर्फ आपको पैसा दे रहे हैं और आप बदले में इनको इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, और ये आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर चार्ज करते हैं। कोऑपरेटिव्स आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक सोसाइटी होती है जिसमें लोग आपस में मिल के एक दूसरे की मदद करते हैं। ये भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बट कुछ छोटा सा करते हैं। फैमिली मेंबर्स तो बताइए, आप लोगों के दोस्त, आप लोगों के परिवारवासी। ट्रेडर्स जो मार्केट से हम पैसा उठाते हैं। और मनी लैंडर्स, ये वो प्राइवेट फाइनेंसर्स होते हैं जो आप लोगों से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और आप लोगों को एक डेट ट्रैप में फंसा देते हैं। डेट, DEBT, डेट ट्रैप, यानी कि उधार की ज़िंदगी में, उधार में आपको फंसा देंगे। क्यों? किसी एक को पैसा देने के लिए नहीं होगा, उसको ए ने बी से पैसा लिया, अब ए के ऊपर उधार है जिसको बी को चुकाना है। अब बी को पैसा देने के लिए ए गया सी के पास, सी से पैसा लिया, ए ने बी को उधार दिया, अब उसके बाद सी के ऊपर उधार बन गया। अब सी को पैसा देना है, ए गया डी के पास, डी से पैसा उठाया, थोड़ा सा सी को दिया, थोड़ा यूज कर लिया, अब उसको डी को भी पैसा देना है, अब उसको सी को भी पैसा देना है। अब डी और सी को पैसा देने के लिए ए गया ई के पास, ई से पैसा लिया, उसे डी को भी उधार दे दिया, सी को भी पैसा दे दिया, और अब ये एक सर्कल में फंस चुका है जहां पे इसके ऊपर उधार ही उधार जनरेट होता जा रहा है और अब इसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे अगले उधारी को देने के लिए। इसको कहते हैं डेट ट्रैप, जो ये मनी लेंडर्स के अंदर आके आप लोग फंस जाते हो, कभी भी नहीं होना चाहिए। अब सोर्स ऑफ क्रेडिट जो अभी हमने ऊपर बढ़े उसमें से कुछ होते हैं फॉर्मल और कुछ होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल जो आरबीआई से कंट्रोल होते हैं, जस्टिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही देते हैं। हाँ, इसमें एक दिक्कत है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा लगती है, पर लीगल प्रोसीडिंग्स होती है रिकवर करने के लिए लोन को, आपको कोई इलीगली फोर्स नहीं कर सकता। पर यही अगर मैं आ जाऊँ इनफॉर्मल पे, कोई भी कंट्रोल नहीं करता, हाई और अनजस्ट इंटरेस्ट होता है, किसी भी पर्पस के लिए मिल जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती या कम डॉक्यूमेंटेशन होती है। लैंडर जो पैसा लेते हैं वो रिकवर करने के लिए अपना पैसा कुछ भी कर सकते हैं अगर आप उनको पे नहीं करोगे तो, क्योंकि इनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है ना इनको मैनेज करने के लिए। तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। एडवांटेजेस वही जो ऊपर पढ़ा हमने फॉर्मल का, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जुडिशियस पॉलिसी पे चलते हैं, लोन सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए देते हैं, बोरोवर्स को हेल्प करते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए रिसोर्सेज का, और इंटरेस्ट रेट इसमें फिक्स होता है। अगर आप लोग को ऐसे डॉक्यूमेंट साइन नहीं करा जिसमें इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है तब तक आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। लिमिटेशन क्या है इसकी? ये सिर्फ सिक्योर्ड लोन यानी किसी भी सिक्योरिटी के बेसिस पे देते हैं, प्रोसेस लंबा होता है और डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है, ऑटोनॉमी यहाँ पे कम है फंड्स की, डिफिकल्ट है लोन लेना यहाँ पे, और ये लोन सिर्फ किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए देते हैं जो उनकी नज़रों में ठीक है, और ये बोरोवर से दूर होते हैं, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया से ये दूर है। जबकि इनफॉर्मल क्रेडिट की अगर मैं बात करूँ, प्रोसेस आसान है, जल्दी मिल जाता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ज़्यादा हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी रहती है यहाँ पे पैसों की। अब यहाँ पे फ्री टू फिक्स द लोन अमाउंट एंड टाइम एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, आप कभी भी यहाँ पे कर सकते हो, किसी भी टाइम का आप कितना भी टाइम ले सकते हो। लोन्स
जो ग्रांट होते हैं जनरली सारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर देते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, पर इसका जो काम है ना, ये वाला कहाँ गया, फुल और हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, जिसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये मारता है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में। लिमिटेशन ये रहा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंडीशंस ऑफ रीपेमेंट इसकी गलत होती है, अनड्यू और अननेसेसरी इंटरफेरेंस होती है, अनएथिकल मीन्स ऑफ रिकवरी होती है, और मोस्टली लोन्स ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो ज़्यादा अनप्रोडक्टिव होते हैं या जो ज़्यादातर नीचे गरीब लोग, जो विलेजर्स होते हैं, उनको दिया जाता है जिनको नॉलेज नहीं होती। डू क्रेडिट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, क्रेडिट कभी भी बर्डन बन सकता है एक बोरोवर के लिए, और ये उसको लीड कर सकता है डेट ट्रैप, जो मैं अभी आप लोगों को ऊपर समझा रहा था। अगर हम बोरो, वही सेम बात जो मैंने आप लोगों को वो ए और बी वाला एग्जांपल दिया था ना, वही बात यहाँ पे समझा रहे हैं डेट ट्रैप की। बोरोवर का हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, अगर बोरोवर का पैसा अनप्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो वो पैसे ही वापस नहीं कर पाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए थी विद हाई रिस्क और वो फेल हो गया, रीपेमेंट में डिलेड हो गया, फेलियर हो गया रीपेमेंट का लोन का, जिसकी वजह से चार्जेस लग गए प्रॉपर्टी पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको डेट ट्रैप में ही फंसाती हैं। अब एक डेट से निकलने के लिए, एक उधारी से निकलने के लिए हम दूसरी उधारी उठाते हैं, फिर दूसरी उधारी से निकलने के लिए तीसरी, तीसरी से निकलने के लिए चौथी, फिर ये एक सर्कल बन जाता है जिसमें आप फंसे के फंसे रह जाते हो, कभी भी बाहर नहीं आ। तो मैं अब आप लोगों को ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, जहाँ पे मैंने आप लोगों को फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ क्रेडिट बताया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ बैंक बताया, बैंक की फंक्शनिंग बताई, डेट ट्रैप के बारे में बताया, और मैंने आपको ये बताया कि क्रेडिट की टर्म्स क्या होती है और चेक क्या होता है, बैंक के मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुई है तो फिर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे थप्पा मारो, थोड़ा मार दो, मुक्का मार दो, लात मार दो, कुछ भी मार दो, पर उसको सब्सक्राइब कर लो, और फिर इस वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को शेयर भी करो, ताकि और भी लोगों को मिले। भाई क्या तुमने सिर्फ एंजॉय करना है क्या, दूसरे लोगों को ना मिले? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और मैं आपसे ऐसे ही बढ़िया सी वीडियो में मिलता रहूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय।